हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 की विषय हमारे अतीत के अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान का तीसरा भाग पढ़ेंगे, पार्ट 3। हमने इसके पहले इस अध्याय के 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम आज पढ़ेंगे सरदार और उनकी किलेबंदी। ठीक है, आपने इसके पिछले पार्ट में पढ़ा होगा कि जो सुल्तान थे वो धीरे धीरे जो है बहुत बड़े इलाका में वो अपना नियंत्रण कर चुके थे, लेकिन जो सुदूर इलाकों के होते थे वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ के सरदार फिर से जो है वे सुल्तान के नियंत्रण से स्वतंत्र हो जाते थे और फिर से अपना स्वतंत्र शासन व्यवस्था चलाने लगते थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि सरदार और उनकी किलेबंदी, जो सुदूर इलाकों के सरदार थे जो सुल्तान के नियंत्रण में आते थे और फिर से स्वतंत्र हो जाते थे, तो उनकी किलेबंदी कैसी थी उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को भी देखेंगे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता ने बतलाया कि कभी कभी, किसने बतलाया? इब्न बतूता। कहाँ का था? अफ्रीकी देश का था, जो कहाँ से आया था? मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था। मोरक्को जो है अफ्रीकी एक देश है, वहाँ से इब्न बतूता आए थे और उन्हीं के कहे अनुसार बतलाया कि सरदार जो है चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बना करके रहते थे। सुदूर इलाकों के यानी कि दूर दराज इलाके के जो सरदार थे वो जो है ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुत्थे होते हैं कि उन पर आग का असर भी नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, बांस जो होता है बहुत ही मजबूत होता है। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल होते थे। बांस को झुरमुटे हुए घेरे में ही उनके जो है मवेशी और फसल भी होते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। कुल मिलाकर के उनकी व्यवस्था इस तरह से थी, उनकी किलेबंदी, कि उन्हें प्रबल यानी कि बहुत शक्तिशाली सेनाओं के बिना सरदारों को हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, आज हम उसे उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। उन्होंने क्या किया? चंगेज खान ने क्या किया? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद यानी कि तुरंत ही इसके बदले में दिल्ली सल्तनत पे भी उज़्बेकिस्तान वालों ने धावा बोला। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मंगोलों ने उज़्बेकिस्तान पे भी हमला किया और उसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत पे भी हमला किया। ठीक है, इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। दोनों ही
सुल्तान मोहम्मद खिलजी और मोहम्मद तुगलक को अपनी एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इसमें दोनों का जो है कंपैरिजन किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 में और एक 1300 में। 1299, 1300 में और 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थाई सेना खड़ी की। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों हमलाओं को सामना करने के लिए एक अस्थाई सेना खड़ी की। वही देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। ठीक है, उसके शासन के शुरुआत के सालों में मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। उसने मंगोलों को परास्त करने के बाद उज़्बेकिस्तान पर भी हमला करने का सोच लिया। एक अस्थाई सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। इसने भी क्या किया, एक अस्थाई सेना तैयार किया और उसे हराया ही नहीं बल्कि उज़्बेकिस्तान पे भी हमला बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। नया गैरिसन और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी में दौलताबाद भेज दिया। खिलजी ने क्या किया कि नया गैरिसन शहर बनाया, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने नया गैरिसन शहर बनाने की जगह जो दिल्ली का जो पुराना शहर था देहली कोहना, वहाँ के निवासियों को ज़बरदस्ती खाली करवाया और वहाँ पे सैनिक छावनी बना दिया और वहाँ के निवासियों को दक्षिण में नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। खिलजी ने किसानों का पेट भरने के लिए क्या किया कि गंगा यमुना के बीच जो भूमि स्थित थी वहाँ पे खेती कराया गया और कर के रूप में किसानों की पैदावार का 50% जो है कर के रूप में लिया गया। सेना को खिलाने के लिए, अब देखिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया कर के रूप में, लेकिन सैनिक जो है बहुत ही विशाल था, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 50% के अलावे भी कर लगाएं। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। इक्ता मतलब सैनिक का जो सूबेदार होता था, सुल्तान का जो सूबेदार होता था, उसको एक इलाका दे दिया जाता था जिसे इक्ता बोला जाता था और उस वहाँ पे जो शासन करने वाला होता था उसको प्रधान को मुक्ति बोलते थे, है ना, ये आपको याद होगा। तो वो इलाका ना दे करके खिलजी ने क्या किया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है,
खलजी ने क्या किया कि वेतन के रूप में नगद देने का फैसला लिया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। उसने कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया, उसने टोकन मुद्रा जारी किया और वो भी अपना सैनिक को, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिक को नगद वेतन ही देता था। चूँकि ये टोकन जो है सस्ती धातु के थे, इसलिए लोग जो है अपने सोने चांदी के जो सिक्के थे उसे रख लिया करते थे और जो लगान और कर होता था वो इसी टोकन के सिक्के से चुकाते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, तो अलाउद्दीन का जो प्रशासनिक कदम था, एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव था, वो बहुत ही सुंदर रहा, इतिहासकारों का कहना है। और वो डट कर के जो है मंगोलों का आक्रमण का सामना भी किया और बाज़ार में वस्तुओं का जो कीमत था उसे भी कुशलता से नियंत्रित किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बहुत ही असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपने विशाल सेना को भंग कर दिया। और असफल होने के कारण विशाल सेना की ज़रूरत इतनी ज़्यादा थी, पूरा ना हो पाने के कारण उसने अपने विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से पुराना शहर जो था वहाँ से लोग जो है सैनिक छावनी बना करके वहाँ के निवासी को दौलताबाद पहुँचा दिया गया था रहने के लिए। तो वहाँ के लोग जो हैं दौलताबाद जाने से बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतीक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। मोहम्मद तुगलक का बहुत सारा कदम जो है असफल रहा, लेकिन जहां खलजी जो है केवल डिफेंस पे अड़िग रहा, केवल प्रतिरक्षा पे अड़िग रहा, वहाँ मोहम्मद तुगलक ने आक्रामक कदम उठाते हुए उन पे आक्रमण किया मंगोलों पर। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। ये सभी जगह पे जो है 1526 तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में जो है स्वतंत्र शासक आ गए। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसी समय अफगान और राजपूत जैसे नए शासक आए। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 में भी
बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। शेरशाह जो है बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट 1530 से 40, 1555 से 1556 जिनका शासनकाल रहा, मुग़ल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी। शेरशाह सूरी ने मुग़ल सम्राट हुमायूं तक को भी चुनौती दे दी और यही नहीं, उसे हराया भी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त भी किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555, ये देखिए हुमायूं का जो शासनकाल है 1530 से 40 है और 1540 से 55 यहाँ गैप है। तो यहाँ पे कौन शासन किया? शेरशाह सूरी ने। और उसके बाद फिर से जो है हुमायूं आया और 1555 से 1556 शासन किया। ठीक है, तो 1540 से 1555 15 सालों तक। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुग़ल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। बीच में जो 1540 से 1555 था वो शेरशाह सूरवंश के थे। वहाँ पे जो है मुग़ल का शासन नहीं था दिल्ली सल्तनत के उस पीरियड के दौरान। फिर उसके बाद अकबर आए 1556 से 1605 और उन्होंने भी शेरशाह सूरी के द्वारा जो प्रशासन व्यवस्था अपनाया गया था उसी को फॉलो किया। तो आज का ये पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म होता है, आपका अध्याय 3। और हम आगे नए अध्याय को लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।